अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। बेसिकली इट्स अ पोएम, वेरी इमोशनल एंड डिप्रेसिंग पोएम है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा है या हमारे बहुत ज़्यादा है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये दुनिया हमारे साथ या हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेट एंड सून, चाहे देर से हो या जल्दी हो। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, जो हम कमाते हैं, गेटिंग कमाना, एंड स्पेंडिंग खर्च करना, और जो हम खर्चते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी सारी तवानाई या ताकत ज़ाया कर रहे हैं। ले वेस्ट, ज़ाया करना, यानी जो कमाने और खर्चने में हम सारी ताकत अपनी ज़ाया कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, लिटिल वी सी, हम बहुत कम देख रहे हैं, गौर व फिक्र करते हैं। इन नेचर, कुदरत में, दैट इज़ आवर्स, जो हमारे लिए है या हमारी है। यानी जो हमारे लिए नेचर या कुदरत बनाई है, उसमें हम बहुत कम गौर व फिक्र कर रहे हैं, देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी हैव गिवन, हमने दे दिए हैं। आवर हार्ट्स अवे, अपने दिलो दिल मुकम्मल तौर पे। अ सॉर्डेड बोन, अच्छा सॉर्डेड बोन बेसिकली एक आपके पास एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें अब आपको आप क्या बताते हो कि कैसे आपने इसका दो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठी हैं। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। देखें, सॉर्डेड का मतलब होता है सेल्फिश एंड खैर मैं आपको दिखाता हूँ इसका। सॉर्डेड इज बेसिकली, देखें, सॉर्डेड इज बेसिकली मीन एंड सेल्फिश या डर्टी, यानी नेगेटिव मीनिंग में सॉर्डेड को लिया जाता है। बून का मतलब होता है बेनिफिशियल और हेल्पफुल, यानी कोई भी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है वो या हेल्पफुल है, दैट इज बून। और सॉर्डेड अब नेगेटिव वे में लिया जा रहा है, और बून को पॉजिटिव वे में। तो ये दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव और नेगेटिव को इकट्ठा लिखा जाता है, तो इस फ्रेज को या इस लाइन को बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं इस चीज़ को, कि दो चीज़ें जब इकट्ठी लिखी जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सॉर्डेड और नेगेटिव, यानी इसका अगर आप मीनिंग लें पोएम के हिसाब से, तो क्या होगा कि हर अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ भी पाई जाती है और हर बुरी चीज़ में अच्छी चीज़ भी पाई जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं वो हमारे लिए अच्छी ही हो, वो हमारे लिए बुरी भी हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स आर रिटन टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीमोरॉन। ठीक हो गया। तो ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशन क्या होगी? अ फिगर ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस्ड आइडिया, कोई भी आइडिया लिखते हो या आप कोई आइडिया बताते हो, इन विच, जिसमें अपरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स, वो टर्म्स जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आए यानी इख्तलाफ आए, अपीयर इन द कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन दो चीज़ें इकट्ठी, यानी दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच इख्तलाफ हो, वो इकट्ठी लिखी जाएं, तो उसे ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। और सॉर्डेड बून का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हर अच्छी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, उसमें बुराई भी शामिल होती है, और हर बुराई में भी अच्छाई शामिल होती है। तो इस पोएम के हिसाब से हम सॉर्डेड बून का क्या मतलब लेंगे कि हमने अपने हार्ट्स या दिल दे दिए हैं, उन चीज़ों में वक्फ कर दिए जो बज़ाहिर तो हमें अच्छी लग रही हैं, यानी लेकिन हमारे लिए वो बुरी हैं। तो सॉर्डेड बून हो गया। दिस सी, ये समंदर, दैट बेयर्स हर बॉसम, बॉसम इज जो बेयर का मतलब होता है नंगा करना या वाजिया करना। बॉसम इज बेसिकली द चेस्ट, और चेस्ट फिल्ड विद इमोशंस और क्लोजेस्ट थिंग लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड। आपका जो सीना है वो इमोशन से भरा हुआ हो या इमोशनल हो, तो दैट इज योर बॉसम। तो बॉसम को लफ्जी मीनिंग में चेस्ट में बोला जाता है, यानी समंदर जो अपना सीना खोल के रखा हुआ है जिसने, टू द मून्स, चांद के लिए। द विंड सॉरी, द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, द विंड, हवा, दैट विल बी हाउलिंग, हाउल करना, लॉन्ग वेलिंग क्राइंग साउंड को बोलते हैं। क्राइंग साउंड या रोने की आवाज़, जिस तरह वुल्फ्स निकालते हैं, भेड़िए निकालते हैं रात के टाइम, तो हाउल करना कहते हैं। यानी हवा की आवाज़ ऐसी आती है हर तरह हर घंटे में, जैसे वो हाउल कर रही है यानी रो रही है। एंड आर अप गैदर्ड, और इकट्ठे हैं। नाउ, अब हम, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए या मुरझाए हुए फूलों की तरह। फॉर दिस, इसलिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। वी आर आउट ऑफ वी आर आउट ऑफ ट्यून। ट्यून का लफ्जी मतलब होता है एडजस्ट करना या किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना, यानी उस सिचुएशन, उस चीज़ के हिसाब से अपने आप को ढालना। तो कि हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम अपने आप को उस चीज़ से हटा चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मूव्स अस नॉट को किस में लेंगे? वी आर नॉट बॉदर्ड, यानी हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेट गॉड, अजीम खुदा, आई रादर बी, मैं शायद, I'd rather be बन गया हूँ। अब पैगन, पैगन इज बेसिकली अ पर्सन हु इज नॉन रिलीजियस, जिसका कोई मजहब नहीं होता, दीन बेदीन इंसान। सकल्ड, सकल्ड का मतलब होता है जो आप जिस तरह आप बेबी को फीड कराते हो मिल्क के साथ, तो दैट इज सकल्ड, कि मुकम्मल तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो जाना इन द सॉरी in the creed outworn. Creed is basically a faith, ये क्रिश्चियन बिलीव्स के अंदर क्रीड का लफ्ज आता है, दैट इज
फेथ या ईमान, आउटवर्न ऐसा ईमान जो एक्सपायर हो चुका है यानी आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो अ पैगन सेटल्ड इन द क्रीड आउटवर्न का मतलब क्या है कि मैं ऐसे लग रहा हूँ, इट आइड रादर भी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अ पैगन एक बेदीन इंसान बन चुका हूँ, सकल्ड इन द क्रीड आउटवर्न के एक एक्सपायर हुए हुए या आउटडेटेड दीन के अंदर, मजहब के अंदर। सो माइट आई, सो तो शायद मैं स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, तो शायद मैं खड़ा हुआ हूँ ऑन प्लेजेंट, प्लेजेंट अच्छा या खुशगवार, ली होता है बेसिकली ग्रासी लैंड, ये सरसब्ज शादाब या जरखेज ज़मीन, इसको एरेबल लैंड भी बोलते हैं। एरेबल लैंड का भी मतलब ये होता है कि जो फसलें उगाने के लिए सरसब्ज यानी जरखेज ज़मीन जिसको बोले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि शायद मैं एक जरखेज ज़मीन पे खड़ा हूँ। हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्स का मतलब होता है अ शॉर्ट साइट, कि एक झलक जिसको दिखाने का बोलते हैं, झलक दिखाना। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, एक ऐसी झलक जो मुझे शायद बना दे लेस फॉरलॉर्न, कम उदास या अकेला। फॉरलॉर्न होता है सैड एंड लोनली, उदास एंड और अकेला। कि वो कह रहा है कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि, पहले वो कह रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ऐसा बेदीन इंसान बन गया हूँ जो उस मज़हब को फॉलो कर रहा है जिसका कोई सरोकार ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो माइट आई, या शायद मैं स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंटली, एक खुशगवार जो है वो जरखेज ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ जो, और मुझे झलकियाँ दिखाई दे रही हैं। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो शायद मुझे या मुझे बनाएंगी लेस फॉरलॉर्न, कम उदास और अकेला। फॉरलॉर्न सैड एंड लोनली। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मुझे प्रोटियस का नज़ारा हो रहा है। प्रोटियस बेसिकली एक समंदरी खुदा को बोला जाता है ग्रीक मेथोडोलॉजी में, जो ग्रीक एक मज़हब था उनके अंदर जो प्रोटियस था वो क्या था, सी गॉड, समंदर का खुदा। वो कह रहे हैं कि मुझे समंदर का खुदा राइजिंग फ्रॉम द सी, उसके समंदर के अंदर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हेयर ओल्ड ट्रिटन, ट्रिटन भी समंदरी खुदा है लेकिन ये माइनर सी गॉड है, छोटा खुदा। द मैन हाफ फिश, जो कि आधा इंसान और आधा मछली की तरह है। ब्लो हिज रेथेड हॉर्न, रेथेड हॉर्न का होता है आपके पास कर्ल हुआ हुआ यानी मुड़ा हुआ हॉर्न जो बजाता है वो, जिसको सूर फूंकना कहते हैं, वो बजा रहा है। उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये आपके पास एक बेसिकली पोएम थी जिसमें वो बता रहा है कि हम दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं, दुनियावी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को गेन करने में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं रहा कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचर है वो उसको हमारे लिए पैदा किया गया है। फिर वो कह रहे हैं कि हमने अपने दिलों को ऐसे कामों में वक्फ कर दिया है जो जिन जो हमें बज़ाहिर तो अच्छी लगती हैं लेकिन होती बुरी हैं, सॉर्डेड बोन। फिर समंदर की तरह मिसाल दे रहा है कि समंदर को देखें कि किस तरह चांद के लिए उसने अपने पूरा सीना खोल के रखा होता है कि ताकि वो मैक्सिमम कुदरत की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर सके। और हवाओं को देखें कि वो सारी रात किस तरह चलती रहती हैं, आवाज़ देती रहती हैं, और हम जो हैं वो सोए हुए फूलों की तरह एक जगह इकट्ठे हो गए हैं जिनका नेचर से या कुदरत से कोई सरोकार नहीं होता। और इसलिए हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं यानी बैलेंस से आउट हो चुके हैं। हमें कुछ पता नहीं कि किस तरह जीना है। इट मूव्स अस नॉट, कि हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेट गॉड, अजीम खुदा। आई रादर भी, मैं शायद अ पैगन, एक बेदीन इंसान बन चुका हूँ जो कि ऐसे मज़हब के अंदर धंस चुका है जो कि जिसका कोई ताल्लुक या जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फिर वो कहता है कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी एक सरसब्ज़ शदाब बाग के अंदर या मैदान के अंदर खड़ा हूँ, जिस जहाँ पे मुझे झलकियाँ नज़र आ रही हैं कि मैं शायद कम उदास और परेशान हूँ। फिर कह रहा है कि मुझे समुद्री खुदा को समंदर से निकलते हुए दिखाई भी दे रहा है। और यानी ये सारी बेमानी चीज़ें हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहा है कि एक बेदीन इंसान का ऐसे ही होता है जैसे ये सारी बेमानी मजहब होते हैं। और हियर ट्रिटन, या मैं ट्रिटन को सुनते हुए सुन रहा हूँ, बिलो हिज रेथेड हॉर्न, उसकी कानों की यानी बेमतलब और बेमकसद आवाज़ें जो है उसकी मुझे आ रही हैं। तो ये आपके पास जो था इस पॉइंट का एक थोड़ा सा समरी था। तो अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, द वर्ड इज़ टू मच विद अस पोएम की अब एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे एंड फर्दर ग्रामेटिकल पोर्शन इस पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, पोएम की थीम क्या है। आंसर है द थीम रेजोनेट्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अस नॉट लिविंग इन वर्ल्ड द वे वी आर सपोज टू। यानी जो थीम है ना हमारे इसके पूरी चैप्टर की या पोएम की, वो इस बात के गिर्द घूमती है, इस कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमती है कि जो हम हैं, हमें जिस तरह दुनिया में रहना चाहिए हम उस तरह रह नहीं रहे। वी आर सो बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग इन आवर ऑन आवर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं इन अर्निंग, कमाने में, एंड स्पेंडिंग, और ख़र्चने में, इन ऑन आवर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी जो हमारी एक
मसनूई दुनिया बनी हुई है, जो मटीरियलिस्टिक दुनिया बनी हुई है। दैट वी फॉरगॉट द पर्पस ऑफ लिविंग, कि हमें जीने का मकसद ही भूल चुके हैं। वी फॉरगॉट, हम भूल चुके हैं, टू पॉन्डर अपॉन नेचर, नेचर पे गौर करें कि हमारी नेचर किस तरह की है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसकी अहमियत क्या है। दैट इन्फ्लुएंसेस अस पॉजिटिवली, जो जो जिसका असर हम पे काफ़ी पॉजिटिवली होता है, यानी मुस्बत अंदाज में होता है। वी आर एनग्रोस्ड इन इकोनॉमिक वर्ल्ड, हम एक इकोनॉमिक वर्ल्ड, जो पैसे की दुनिया है, उसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे जो है वो अपना ध्यान उसमें लगा दिया, यानी मुकम्मल तौर पे उसमें घुल मिल गए हैं। दैट वी फॉरगॉट द पर्पस ऑफ लिविंग, कि हम जीने का मकसद ही भूल चुके हैं। एंड फॉरसेकन आवर सोल्स, और अपनी रूहों को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉरसेकन ले लिया, उसको भी भूल भुला गए हैं। वी फॉरगॉट, हम भूल चुके हैं, द रिलीजियस वैल्यूज़, अपने मज़हब की वैल्यूज़ जो हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी, और जो हमारी जो है रूहानियत है। वी एनग्रेव्ड आवरसेल्व्स इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, हमने अपने आप को दुनियावी या मसनूई चीज़ों के अंदर मुकम्मल तौर पे धंसा लिया, फंसा लिया। दैट रिजेंबल्स, जो इस बात के साथ मिलता है, द लाइफ ऑफ एन पेगन, एक पेगन या एक गैर मजहब इंसान की ज़िंदगी, हु इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन क्रीड, जो एक बेमकसद मज़हब को प्रैक्टिस कर रहा है। दैट इज़ मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ पोएम, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जो हमारे पास पोएम है वर्ड इज़ टू मच विद अस, उसकी टोन क्या है, यानी लहजा, किस लहजे में ये शायर ने लिखी है। द टोन ऑफ द पोएम इज़ फॉरलॉर्न एंड डिस्पेयरिंग, फॉरलॉर्न होता है सैड एंड अकेलापन जिसमें होता है, और डिस्पेयरिंग जो दुख देने वाला होता है या तोड़ देने वाला। तो जो पोएम की टोन है वो सैड एंड लोनली या फॉरलॉर्न एंड डिस्पेयरिंग है। इट्स डिल्यूजनल एंड डेस्परेट द वे पोएट सीज द सर्कमस्टांसेस वी आर इन, ये काफ़ी दिमाग पे पर्दा डाल देने वाला और डेस्परेट है, एक काफ़ी जो है वो तरीका है, डेस्परेट तरीका है कि जिस तरह पोएट ने हम बताया कि किन हालात में हम रह रहे हैं। पोएट इज़ वरीड टू सी द मैन, जो शायर है वो परेशान है आदमी को देखने के लिए, डेस्परेट एंड ब्लाइंड टूवर्ड्स द नेचर अराउंड हिम, कि वो कितना जो है वो उलझनों में फंसा हुआ है और अंधा हो चुका है नेचर को देखने के लिए जो उसके लिए बनाई गई है। एंड एवरी वन इज़ रनिंग टू अटेन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और हर कोई इस दुनियावी चीज़ों या मसनूई चीज़ों को हासिल करने के लिए भाग रहा है, रादर देन फोकसिंग ऑन नेचर, इसके बजाय कि वो कुदरत पे फोकस करे, एंड देयर सराउंडिंग्स, और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। The poet describes that we are spending all our energies to earn and spend, हम अपनी सारी कुवत लगा रहे हैं पैसा कमाने में और खर्चने में। We are becoming a pagan, हम एक गैर मजहब इंसान बन गए हैं। Who is following the outworn creed, जो एक ऐसे मजहब को जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उसको फॉलो कर रहा है। Which is meaningless and waste of time, जिसका कोई मतलब नहीं है और वक्त का ज़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड पीपल इनसेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, के लोगों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको नेचर को देखने के और फिक्र करने के कासिर कर दी है। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द वर्ड दैट इज मेकिंग पीपल फॉलो द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ट्रेंड ऑफ अटेनिंग द वर्ल्डली थिंग्स दैट इज मेकिंग अस ब्लाइंड टुवर्ड्स नेचर। पोएट ने, जो शायर ने डिस्क्राइब किया है कि जो दुनिया है, द वर्ड दैट इज मेकिंग पीपल फॉलो द मटेरियलिस्टिक थिंग, जो लोगों को फॉलो करने पे मजबूर कर रही है दुनियावी चीज़ों को, मसनूई चीज़ों को, एंड ट्रेंड ऑफ अटेनिंग द वर्ल्डली थिंग्स, और जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको हासिल करने का जो एक ट्रेंड चल चुका है, एक रुझान चल चुका है, दैट इज़ मेकिंग अस ब्लाइंड, जो हमें अंधा कर रहा है टुवर्ड्स नेचर, नेचर की तरफ। वी स्पेंड ऑल ऑफ ओवर एनर्जीज जस्ट टू अटेन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, हम अपनी सारी की सारी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ मसनूई चीज़ें हासिल करने के लिए, दैट आर मीनिंगलेस, जिनका कोई मतलब नहीं। एंड इट्स इम्पैक्टिंग अवर एबिलिटी टू सी एंड एन्जॉय द सराउंडिंग, और हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसको ना देखने के लिए ये मुतासर कर रहा है। दैट आर क्रिएटेड फॉर अस, जो हमारे लिए बनाई गई हैं या पैदा की हैं। दिस मेड पीपल इनसेंसिटिव टू सी द नेचर्स ब्यूटी, ये लोगों को इनसेंसिटिव बना रहा है नेचर को खूबसूरती देखने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट मेकिंग द पोएट डिप्रेस्ड, और यही वजह है कि पोएट जो है वो शायद जो है वो डिप्रेशन की वजह से या परेशान हो गए या डिप्रेस्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट literary devices have been used by Wordsworth that gives richness to meaning of poem, के literary devices सबसे पहले देखते हैं क्या होता है लिटरेचर के अंदर। Any technique used to help author achieve his or her purpose is called literary devices, कोई भी चीज़ या टेक्निक जो किसी भी ऑथर को या लिखने वाले को हेल्प करती है उस चीज़ का पर्पस बयान करने के लिए, उसे लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, यानी उस मकसद क्या है उस चीज़ के लिखने का। वो टिपिकली These devices are used for an aesthetic purpose. Typically अमूमन तौर पे ये devices जो हैं इनको यूज़ किया जाता है aesthetic purpose के लिए, यानी they are intended to make piece more beautiful, कि जो आपने लिखा है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए।
सॉरी। हाउएवर ताहम इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, ये काफ़ी वसी टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसका सिर्फ मीनिंग तक मतलब नहीं है, इसके एक लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एग्जाम्पल क्या है, एलिट्रेशंस। एलिट्रेशन वो वर्ड होते हैं जिनकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम होती है, यानी सेम दो वर्ड से या तीन वर्ड से वो स्टार्ट हो रहे हों और स्टार्टिंग साउंड सेम हो, जैसा लेट एंड ले। एल ए ले और एल ए दोनों एल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, साउंड भी सेम है, हालांकि डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन सेम स्टार्टिंग है, तो दैट मीन दीज आर एलिट्रेशन। मेटाफर क्या होता है, जिसको मुहावरा बोलते हैं। सी जो कोई भी ऐसी लाइन या मुहावरतन बोला जाता है उसे मेटाफोर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम के अंदर था कि सी बेयर्स हर बॉसम टू द मून, या स्लीपिंग फ्लावर्स बोला गया, या अ पेगन सकल्ड इन क्रीट आउट वॉर्न एक्सेट्रा। ये सारे मेटाफर्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, मुहावरतन चीज़ें बोली गई हैं। फिर एक और लिटरेरी डिवाइस है राइमिंग वर्ड, जो हम आवाज अल्फाज होते हैं, जैसे बोन मून है, आर फ्लावर है एक्सेट्रा, ये सारे राइमिंग वर्ड्स आते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। क्या होती है जी, पर्सोनिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ मेटाफर इन विच यू डिस्क्राइब एन एनिमेट जिसको बेजान चीज़ बोल जाते हैं, लाइफलेस चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हो। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई आइडिया या एग्जिस्टेंस इन थॉट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में चल रही है उसको बयान करना। और नॉन ह्यूमन या एनिमल इन ह्यूमन टर्म्स को, या किसी ऐसी नॉन ह्यूमन चीज़ को या एनिमल चीज़ को इंसान की साथ तशबीह देना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफाई करना यानी किसी की तशबीह हासिल करना, तशबीह लेना। इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग सीन्स और कैरेक्टर, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादा अच्छा एक सीन क्रिएट करने के लिए और कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से बयान करने के लिए। जिस तरह एग्जांपल है कि सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुंदर किस तरह अपने सीने को चांद के लिए खोल के रखता है। और विंड हाउलिंग एट ऑल आवर्स, उस हवा किस तरह हाउल करती है वुल्फ की तरह सार घंटे। तो ये सारी पर्सोनिफिकेशन है। अब ये इंसान को चांद के साथ तशबीह दी गई है और यहाँ पे विंड्स को भी तशबीह दी है कि किस तरह वो वुल्फ की तरह हाउल करती हैं, आवाज़ देती हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशंस होती हैं जो है वो एक पोएम के अंदर डाली जाती हैं उसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन, राइमिंग वर्ड्स, मेटाफोर, एलिट्रेशन, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना काफ़ी है कि आपको आइडिया हो जाए कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन ये ऊपर आपको लिख दी गई है, इसकी एग्जांपल भी दे दी गई है पोएम से, तो ये आप एज इट इज़ अ क्वेश्चन उठा लें। और राइमिंग वर्ड्स जो है ये भी प्रीवियसली हम ये देखें, राइमिंग वर्ड्स का जो है सॉरी, ये राइमिंग वर्ड्स की जो है वो जिनकी साउंड सेम होती है उनको राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है, वो उसकी एग्जांपल भी आपको दे दी गई है। तो ये सारे थे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है,